सुप्रभात बच्चों। विषय हिंदी, उपविषय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक व्याकरण का पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने सारे मुख्य बिंदु यहां पर लिखे गए हैं और सभी बिंदुओं को मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी बच्चे उन बिंदुओं को बहुत अच्छी प्रकार से समझिए। पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहला बिंदु है भाषा का परिचय। भाषा होती क्या है? भाषा वह माध्यम है, अर्थात आप इसको एक साधन भी कह सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं और अच्छी प्रकार से समझते हैं। भाषा मनुष्य के कण कण में, हम कह सकते हैं कि रोम रोम में विद्यमान है। भाषा का परिचय आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रमुख रूपों की। देखिए बच्चों, आपके समक्ष तीनों रूप लिखे गए हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिए। सबसे पहला रूप है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप, तीसरा है सांकेतिक रूप। मौखिक आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, मुख प्लस इक मौखिक, मतलब मुख के द्वारा जब हम कोई भाषा का कोई भी हम पाठ हम बोलते हैं और हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। इसके अंदर वाद विवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, टेलीफोन पर बात करना आदि रूप आते हैं। दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित रूप आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, लिख प्लस इट, अर्थात लिख कर हम जो रूप दूसरों को समझाते हैं वह भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप में परीक्षा देना आदि आपके सामने लिखित रूप आप आराम से समझ सकते हैं। सांकेतिक, तीसरा रूप जो है वह सांकेतिक रूप कहलाता है, मतलब संकेत प्लस एक। संकेतों के द्वारा हम जिस भाषा को समझते हैं वह सांकेतिक रूप है। जैसे जब बच्चे स्कूल में होते हैं और जब छुट्टी के लिए कोई घंटी बजती है तो बच्चे उस घंटी को सुनकर समझ लेते हैं, तो वह सांकेतिक रूप है। जब ट्रैफिक में हम खड़े हैं, कोई भी सिग्नल जब हमारे सामने होता है, चाहे वह लाल सिग्नल हो, हरा सिग्नल हो, पीला हो, तो हम उसको सांकेतिक रूप से ही समझ पाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप तीनों रूप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भाषा के अन्य रूपों के बारे में। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जिस भाषा को अपने माता पिता और अपने घर और परिवार से सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे एक सिख परिवार में जन्मा बच्चा अपने माता पिता के मुख से पंजाबी सुनेगा तो वह पंजाबी ही बोलेगा, वह उसकी मातृभाषा है। और एक गुजराती परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अगर गुजराती अपने माता पिता और अपने समाज में बोलता हुआ सुनेगा तो वह गुजराती ही सीखेगा। तो यह मातृभाषा का एक रूप है। दूसरी भाषा है राजभाषा। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो राजभाषा हिंदी, कुछ बच्चों को यह भ्रम होगा कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। आप यह भ्रम दूर कीजिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। क्योंकि पूरे भारत देश में हिंदी राज अर्थात शासन के कार्यों में प्रयोग की जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदी शासन के कार्यों में प्रयोग की जाती है, परंतु हिंदी भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं पूरे देश में होता है। तो राजभाषा मतलब शासन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तीसरी भाषा है मानक भाषा। मानक का मतलब होता है सरकार के द्वारा मानी गई भाषा। कहने का मतलब
हमारे जो बड़े बड़े विद्वान, जो शिक्षाविद हैं, वो भाषा के कुछ शब्दों को निर्धारित करते हैं और वही शब्द हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं, चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वह हिंदी भाषा हो। तो उसी रूप को हम मानक भाषा कहते हैं। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब आप अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, जो जो भाषाएं आपको जाननी है, सारी भाषाएं आपके सामने लिखी हुई आपको मिलेंगी। अगला पॉइंट है भाषा और बोली में अंतर। अब बच्चों ध्यान से समझिए, भाषा और बोली। भाषा एक बहुत व्यापक दायरे में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित का मतलब छोटा एरिया, छोटा क्षेत्र। व्यापक का मतलब बहुत विशाल क्षेत्र। तो यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में भाषा और बोली के अंदर लेकर थोड़ा सा भ्रम है कि इनमें कुछ अंतर नहीं है, परंतु यहां पर आप जानिए कि इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक बार और सुन लीजिए। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो इसलिए वह हरियाणा में ही जानी जाती है, इसलिए उसको बोली का दर्जा प्राप्त है। और हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, यहां तक कि वह इंटरनेशनल रूप से बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भाषा का दर्जा प्राप्त है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है लिपि। लिपि के बारे में आप कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं। लिपि क्या होती है? लिपि की परिभाषा ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। भाषा को अंकित करने के मतलब लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाषा को लिखने के लिए कौन से वर्ण निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिंदी के लिए अ, आ, क, ख, ग, अंग्रेजी के लिए ए, बी, सी, डी, उसी प्रकार वह लिपि है। उसको लिखने का जो ढंग होता है वह लिपि कहलाता है। अब लिपि का थोड़ा सा परिचय यहां पर जानिए। कुछ भाषाएं मैं आपको बताऊंगा और यहां पर कुछ उनकी लिपियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देवनागरी लिपि का नाम आता है। यह 4 भाषाओं की लिपि है, बहुत ध्यान से सुनिए। देवनागरी लिपि हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत 4 भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। उसके बाद बात आती है उर्दू, उसकी लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। साथ ही साथ फ्रेंच जो भाषा है उसकी लिपि भी रोमन है। मुझे आशा है कि आपको ये भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है भाषा और साहित्य। भाषा के बारे में आप जान चुके हैं, अब साहित्य के बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में जानिए। भाषा के द्वारा ही साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य है क्या? ज्ञान का संचित कोश। भाषा के द्वारा हम जो भी किताबों में अंकित करते हैं, चाहे वह कविता हो, चाहे वह निबंध हो, वो जहां पर इकट्ठा करके रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 रूप हैं, गद्य और पद्य। गद्य रूप के अंदर निबंध, पाठ, लेख, कहानी, एकांकी आदि आती हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा लघु रूप से बता रहा हूं। आपको जब आप अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे, पुस्तक में आपको पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। और दूसरा भाग है साहित्य का पद्य। पद्य में कविताएं आती हैं, तो आप इसे भी अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अगला पॉइंट है व्याकरण एवं उसके विभाग। व्याकरण क्या है? आप कक्षा दूसरी से पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण होती है भाषा को शुद्ध करने का साधन। जिस साधन के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और समझना जानते हैं, वह व्याकरण होता है। व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण के कुछ विभाग हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला शब्द विचार, माफ कीजिएगा, सबसे पहला वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत पद विचार भी आता है, परंतु वो उसके अंदर ही आता है। कुछ पुस्तकों में आपको अलग लिखा हुआ मिलेगा। तीसरा विभाग है वाक्य विचार। वर्ण विचार जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द विचार जो है वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है।
पद जो है वो जब कोई भी शब्द व्याकरण में प्रयोग होता है तो वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। उसके बाद आखिरी है वाक्य विचार, तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। मुझे आशा है कि आप आज का पूरा विषय समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।